वेलप्रोइड या वेलप्रोइक एसिड, इट इज़ एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। सो हम कह सकते हैं कि एंटी कन्वर्जेंट है, एपिलेप्सी में दे सकते हैं। उसके अलावा ये एक मूड स्टेबलाइज़र है। उसके साथ साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट फॉर्म्स ऑफ द एपिलेप्सी, स्पेशली मायोक्लोनिक सीजर्स। उसके साथ साथ जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स है उसके मैनियक फेज को ट्रीट करने के लिए भी दे सकते हैं, और इसके अलावा माइग्रेन की ट्रीटमेंट में भी वेलप्रोइक एसिड यूज़ कर सकते हैं। सो अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इन ड्रग्स ने ग्लूटामेट की क्वांटिटीज़ को डिक्रीज़ करना है और गाबा की क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कुछ न्यूरॉन्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो कि ग्लूटामेट से क्रिएट करेंगे, और कुछ न्यूरॉन्स होंगे उन्हें हम कहेंगे गबर्जिक न्यूरॉन्स जो कि गाबा से क्रिएट करेंगे। सो ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स में ग्लूटामेट्स को वेसिकल्स के अंदर पैक करेंगे, देन वो रिलीज होंगे, और जो ग्लूटामेट है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जाएगा। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एन टी रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ एम्पा रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। अब जब ग्लूटामेट इनके साथ बाइंड करेगा तो ये दोनों क्या करेंगे, सोडियम की कंडक्टर्स कराएंगे। सो जब सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर आएगा तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगी। जब डीपोलराइजेशन होगी तो एक्साइटेशन होगी और एपिलेप्सी होगी। अब इसी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर कुछ ना कुछ सोडियम चैनल्स भी हैं, यहाँ से भी ये पाथवे जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो अब जो प्री साइनेप्टिक ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन की अगर बात करें तो ग्लूटामेट रिलीज़ क्यों होता है, ये रिलीज़ सोडियम और कैल्शियम चैनल से रिलेटेड है। सो जब सोडियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, और जब कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे तो उसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस होगी, वेजिकल्स जो है वो रिलीज़ होंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास गबर्जिक न्यूरॉन्स हैं जो कि इनहिबिशन कराते हैं। अब इसमें जो गाबा है वो वेजिकल्स के अंदर पैक होता है, देन वो साइनेप्स पे रिलीज़ होता है। यही जो गाबा है ये पोस्ट साइनेप्टिक गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर जाएगा और उन्हें एक्टिवेट करेगा। सो जो अब पोस्ट साइनेप्टिक गाबा रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर कुछ साइट्स होती है जिसे बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट भी कहते हैं और बारबिचुरेट बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। सो गाबा रिसेप्टर करेगा क्या कि अल्टीमेटली ये क्लोराइड की कंडक्टर्स को इंक्रीज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन पास करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि हाइपर पोलराइजेशन होगी। हाइपर पोलराइजेशन होगी तो एक्साइटेशन जो थी उसकी इनहिबिशन हो जाएगी, और हम कहेंगे कि न्यूरोनल एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर गई, यानी एपिलेप्सी जो है वो ख़त्म हो गई है। सो जो एक्स्ट्रा गाबा साइनेप्स में बचेगा ये थोड़ा बड़ा रिस्टोर भी हो जाएगा, किसके थ्रू, गाबा ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, जिसे हम कहेंगे GAT1 GAT1, और इस तरह जो गाबा का साइकिल है वो कंटिन्यू होगा। अब न्यूरॉन्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गाबा टी यानी गाबा ट्रांसफरेसेस, जो कि इस गाबा को मेटाबोलाइज कर देंगे टू सक्सिनिक सेमी अल्डिहाइड विच इज़ इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट। सो सक्सिनिक सेमी अल्डिहाइड गाबा का बन सकता है। सो अब इस सिनेरियो में हम डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले कार्बामेज़ेपिन क्या करेगा, इट्स गोइंग टू ब्लॉक द सोडियम चैनल्स। सो जो सोडियम चैनल्स हैं इनको जो चीज़ ब्लॉक करेगी, दिस इज़ कार्बामेज़ेपिन, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो फॉल कर जाएगा और एपिलेप्सी जो है वो ट्रीट हो जाएगी। इसके अलावा हम इथोसक्सामाइड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इथोसक्सामाइड क्या करेगा, जो इस न्यूरॉन के ऊपर कैल्शियम चैनल्स हैं ये इनको ब्लॉक कर देगा। अब नॉर्मली इन कैल्शियम चैनल्स ने स्पाइक एंड वेव पैटर्न जो है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड अबाउट 3 हर्ट्ज है। सो जब हम इथोसक्सामाइड देंगे और कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो हम कहेंगे कि एपिलेप्सी जो हमने वो ट्रीट कर दिया। इसके अलावा वेलप्रोइक एसिड दे सकते हैं। वेलप्रोइक एसिड करेगा क्या, अगेन इट्स गोइंग टू ब्लॉक द सोडियम चैनल्स। सो वेलप्रोइक एसिड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, और इसके साथ साथ जो गाबा ट्रांस एमिनेज एंजाइम है जो कि गाबा को इनएक्टिवेट कर रहा था, मेटाबोलाइज कर रहा था, सो वेलप्रोइक एसिड इसको भी जाकर ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से गाबा की क्वांटिटीज़ जो है इंक्रीज़ कर जाएंगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा गाबा होगा एक्टिवेट करेगा गाबा रिसेप्टर्स को, तो उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरपोलराइजेशन होगी और इनहिबिशन होगी। उसके अलावा हम कुछ डायज़ेपाम्स यूज़ कर सकते हैं जो कि बेंजोडायज़ेपिन बाइंडिंग साइट के ऊपर जाएंगी, वहाँ पर एगनिस्ट है और क्लोराइड चैनल्स की क्लोराइड चैनल्स को ओपन कराएंगे और क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कराएंगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन है वो हाइपरपोलराइजेशन में जाएगा और इनहिबिशन में जाएगा। सो डायज़ेपाम्स के बाद हम कुछ बारबिचुरेट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि अगेन गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर बारबिचुरेट बाइंडिंग साइट के ऊपर बाइंड करेंगे और क्लोराइड की कंडक्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे। इसके अलावा जो बारबिचुरेट्स हैं वो सोडियम
और कैल्शियम चैनल्स को भी अफेक्ट करेंगे। सो बार्बिचुरेट्स के बाद हम यूज़ कर सकते हैं वाइगाबैट्रिन। वाइगाबैट्रिन क्या करेगा, दिस इज इरिवर्सिबली गोइंग टू इनहिबिट द गाबा टी। सो वाइगाबैट्रिन इरिवर्सिबली गाबा टी को इनहिबिट करेगा। उसके अलावा लेमोट्रिजीन यूज़ कर सकते हैं। अभी जो लेमोट्रिजीन है, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द ग्लूटामेट रिलीज। सो जो ग्लूटामेट की रिलीज है इसको कम करेगा लेमोट्रिजीन। इसके साथ साथ लेमोट्रिजीन क्या करेगा, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा। सो जो सोडियम चैनल्स थे इसको लेमोट्रिजीन ने ब्लॉक किया, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि पोस्ट साइनेप्टिक एक्साइटेशन जो है वो डिक्रीज होगी है। लेमोट्रिजीन के बाद यूज़ कर सकते हैं टायगाबीन। टायगाबीन क्या करेगी, दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द गाबा ट्रांसपोर्टर विच इज GAT1। सो टायगाबीन इज गोइंग टू ब्लॉक गाबा ट्रांसपोर्टर। उसके बाद टोपिरामेट यूज़ कर सकते हैं। अब टोपिरामेट क्या करेगी, दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द एम्पर चैनल। सो जब एम्पर चैनल जो है ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से एक्साइटेशन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ टोपिरामेट और क्या करेगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू ब्लॉक द सोडियम चैनल्स। तो जो सोडियम चैनल्स हैं इनको भी टोपिरामेट ब्लॉक करेगा। इसके साथ साथ टोपिरामेट इज ऑल्सो गोइंग टू पोटेंशिएट द गाबा चैनल्स। सो ये सारे फंक्शन थे टोपिरामेट के। उसके बाद हम लेवेट्री एसिटम यूज़ कर सकते हैं जो कि बाइंड करेगा साइनेप्टिक वेसिकल प्रोटीन SV-A2 के साथ। सो जो साइनेप्टिक वेसिकल प्रोटीन थी SV-A2 उसके साथ बाइंड किया है लेवेट्री एसिटम ने, जिसकी वजह से ग्लूटामेट रिलीज जो है वो डिक्रीज हो गया। और फाइनली हम गाबा पेंटिन यूज़ कर सकते हैं। सो जो गाबा पेंटिन है ये क्या करेगी, दिस इज गोइंग टू बाइंड टू द कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स भी P, Q और N, और उसकी जो सब टाइप होगी दैट इज गोइंग टू बी α2 γ1 एंड α2 γ2। सो गाबापेंटिन कैल्शियम चैनल्स की इन सब साइट्स के ऊपर बाइंड करेगी, जिसकी वजह से ग्लूटामेट की रिलीज जो है वो डिक्रीज होगी। सो देयर इज डिक्रीज्ड रिलीज ऑफ ग्लूटामेट एंड देयर इज इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ गाबा। सो जब गाबा बढ़ जाएगी और ग्लूटामेट कम हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि एपिलेप्सी को हमने ट्रीट कर दिया है थ्रू गाबापेंटिन। सो अगर स्पेसिफिकली बात करें वेलप्रोइक एसिड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो इसने सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करना होता है। सो जब सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो सोडियम इनफ्लक्स भी ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होगी। सो जब डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो एक्शन पोटेंशियल और उसकी प्रोपोगेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। सेकेंड, इट्स ऑल्सो गोइंग टू ब्लॉक द गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम। अब ये गाबा ट्रांसएमिनेज क्या है, इसने गाबा को मेटाबोलाइज करना होता है। सो गाबा को ये मेटाबोलाइज करता है और इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट में चेंज कर देता है विच इज सक्सिनिक सेमी अल्डिहाइड। सो अगर इस एंजाइम को हम ब्लॉक कर दें तो उसकी वजह से गाबा की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, और गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो इसके इनहिबिटरी इफेक्ट्स की वजह से वेलप्रोइक एसिड को हम कहते हैं दिस इज एन एंटी एपिलेप्टिक। उसके अलावा थर्ड मैकेनिज्म, वेलप्रोइक एसिड जो है वो सेकेंड मैसेंजर पाथवे के थ्रू भी एक्ट करता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। तो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो वेलप्रोइक एसिड इज गिवन ओरली। इसकी ग्लूकोनाइडेशन होती है और माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन होती है। हाफ लाइफ जो है वो 9 to 16 आवर्स है। क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो वेलप्रोइक एसिड को हम देंगे टू ट्रीट द मोस्ट फॉर्म ऑफ द एपिलेप्सी। फॉर एग्जांपल इट्स यूजफुल इन मायोक्लोनिक सीजर्स। उसके अलावा जो बाइपोलर डिसऑर्डर का मैनियक फेज होता है उसकी ट्रीटमेंट में भी, और माइग्रेन की ट्रीटमेंट में भी वेलप्रोइक एसिड यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में नॉजिया, वॉमिटिंग, ट्रेमर, वेट गेन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन हो सकते हैं, और बच्चों के अंदर हेपेटिक और पैंक्रियाटिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा ट्रैटोजेनिक इफेक्ट्स जो है वो भी वेलप्रोइक एसिड की वजह से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और स्पाइना बाइफिडा वगैरह। तो फाइनली अगर सारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को हम समराइज करें तो इसमें कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं। तो जो पहला ग्रुप है उसमें हम पार्शल और टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स जो हैं ट्रीट करेंगे। सो इस ग्रुप में वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन, लकोसामाइड, टोपिरामेट, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटॉल, लेवेट्री एसिटम, लेमोट्रिजीन, प्रीगाबलिन, प्रिएम्पनिल और रेटिगाबिन आ सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है उसमें हम एब्सेंस सीजर्स ट्रीट करेंगे। सो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर शॉर्ट एक्टिंग देखें तो उसमें डायजिपाम, लोराजिपाम आएंगे। अगर लॉन्ग एक्टिंग देखें तो उसमें फिनिटोइन आएंगे, और जो अदर्स है उसमें फॉस्फेनिटोइन और फिनोबार्बिटॉल आ सकते हैं। दैन एक और थर्ड ग्रुप है जिसमें हम एब्सेंस सीजर्स ट्रीट करेंगे।
सो एब्सेंस सीजर को हम ट्रीट कर सकते हैं इथोसेक्सामाइड, वेल्प्रोइक एसिड, क्लोनाजिपाम, लेमोट्रिजीन, लेवेट्रिएसिटम और जुनिसामाइड के थ्रू। फिर एक और ग्रुप है जिसमें हम मायोक्लोनिक सीजर्स को ट्रीट करेंगे। सो फॉर मायोक्लोनिक सीजर्स we are going to use valproic acid, lamotrigine, clonazepam, zonisamide, levetiracetam and topiramate। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं बैकअप ड्रग्स या फिर एडजंक्ट्स। उसमें फैबामेट, गाबापेंटिन, रुफिनामाइड और वाइगाबेटिन आ सकते हैं। तो एपिलेप्सी के अलावा हमारे पास कुछ और ड्रग्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं बाकी मूवमेंट डिसऑर्डर्स में। सो मूवमेंट डिसऑर्डर्स में जो पहला डिसऑर्डर है दैट इज़ ट्रेमर्स। ट्रेमर्स की ट्रीटमेंट में प्रोप्रानोलोल, मीटोप्रोलोल, गाबापेंटिन, टोपिरामेड, प्राइमिडोन और बोटुलिनम आ सकते हैं। जो दूसरा मूवमेंट डिसऑर्डर है उसमें हंटिंगटन्स डिजीज़ आ सकते हैं। सो हंटिंगटन की ट्रीटमेंट में हैलोपेरिडोल, परफेनाजिन, रेसरपिरिन और टेट्राबेनाजिन यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड मूवमेंट डिसऑर्डर है उसमें टॉरेट सिंड्रोम आ सकता है। सो टॉरेट सिंड्रोम में हैलोपेरिडोल, पाइमोजाइड, क्लोनिडीन, उसके अलावा कार्बामेज़ेपिन और क्लोनाजिपाम यूज़ कर सकते हैं। और जो फोर्थ मूवमेंट डिसऑर्डर दैट इज़ एक्यूट डिस्टोनिया। सो डिस्टोनिया में बेंस्ट्रोपिन और डाइफेनहाइड्रामीन यूज़ करेंगे। उसके बाद ट्रेव्स डिस्काइनेसिस, उसमें हम ड्यूटेट्राबेनाजीन यूज़ करेंगे और वेलबेनाजीन यूज़ करेंगे। देन फाइनली वी हैव विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ को कहते हैं हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन और उसमें पेंसिलामिन यूज़ कर सकते हैं, डाइमिथाइलसिस्टीन, ट्राइएंटीन यूज़ कर सकते हैं और टेट्राथायोमोलिबडेट यूज़ कर सकते हैं।